नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास एक स्रोत है जो बताता है कि अगर कोई गायिका जैसे कि पटियाला घराने की शान कौशिकी चक्रवर्ती जी उनकी जैसी आवाज़ पाना चाहें, वैसी गायकी का अंदाज, वो गहराई, तो उसके लिए रोज़ का रियाज कैसा होना चाहिए। हम्म। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये स्रोत एक पूरा लगभग 1.5 से 2 घंटे का रूटीन बताता है। हाँ, बिल्कुल। और कौशिकी जी की गायकी तो है ही एक मिसाल है अपने आप में। उनकी आवाज़ में जो ठहराव है, वो लोच और जिस आसानी से वो मुश्किल ताने, हरकतें लेती हैं, कमाल है। सही कहा। सुनने वाले तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये रूटीन जो उस स्तर तक पहुंचने का एक रास्ता दिखा सकता है, इस पर गौर करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस रूटीन की तहों में उतरते हैं, हम्म। देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें, हर स्टेप का मकसद क्या है और ये सब मिलकर उस गायकी को बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं, बल्कि इससे कुछ गहरी समझ निकालें। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से उस कला के पीछे की जो मेहनत है, जो साधना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रूटीन की शुरुआत होती है सिर्फ 5 मिनट की तैयारी से। स्रोत कहता है सीधे बैठें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे ओम या सिर्फ म का हल्का हमिंग करें, बस गला खोलने के लिए। हाँ, ये 5 मिनट सुनने में शायद कम लगें, लेकिन इनका महत्व बहुत है, बहुत गहरा। अच्छा। हाँ, जैसे कोई रनर दौड़ने से पहले वार्म अप करता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। आवाज को, गले के मांसपेशियों को आगे जो मेहनत करनी है उसके लिए तैयार करना। हाँ, वो तो है। अगर बिना तैयारी के सीधे मुश्किल अभ्यास शुरू कर दें तो गले पर जोर पड़ सकता है, चोट भी लग सकती है। ओ। आपको मानसिक रूप से तैयार करता है अभ्यास के लिए। एक सिग्नल है बॉडी और माइंड को कि हाँ, अब संगीत साधना का समय है। अरे वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो इस वार्म अप के बाद अगला कदम है 15 मिनट का खराज साधना। मंत्र साधना। हाँ, मंद्र साधना। इसमें मतलब निचले सुरों पर ध्यान देना है, जैसे निचले सास से शुरू करके धीरे धीरे नीचे पंचम तक, और अगर मुमकिन हो तो और नीचे जाना और फिर वापस सा पर आना। और खास बात, हर सुर को ठहराव के साथ गाना है, लंबा खींचकर, कम से कम 10-15 सेकंड। बिल्कुल। ये खराज साधना आवाज में वो वजन, वो गहराई लाने के लिए बुनियाद है, एकदम फाउंडेशन। कौशिकी जी की आवाज में जो एक ठहराव है, जो बेस है, उसका एक बड़ा राज यही है, निचले सुरों पर उनकी पकड़। अच्छा। जब आप एक सुर को मान लीजिए 10-15 सेकंड तक बिना हिलाए पूरी स्थिरता से साधते ना, तो आपकी सांस पर कंट्रोल बढ़ता है। आवाज में एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो गले से सीने तक महसूस होती है। यही आवाज को वो वजन देती है। और ये धैर्य का अभ्यास भी है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलती। सही कहा, 15 सेकंड एक सुर पर टिकना आसान नहीं लगता। अच्छा, इसके बाद रूटीन में है 20 मिनट का सरगम और अलंकार अभ्यास। हाँ जी। इसमें पहले तो सीधी सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा, हम्म। लेकिन फिर इसे 3 अलग अलग लय में करना है। विलंबित यानी धीमी, धीमी। मध्य यानी मीडियम और द्रुत यानी तेज। हम्म। स्रोत कुछ अलंकारों के उदाहरण भी देता है, जैसे सारे गारे सा, सारे गामा गारे सा, इस तरह के। तो यहीं पर शायद गायकी की असली तकनीकी तैयारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरगम और अलंकार आप समझ लीजिए आवाज के लिए जिम्नास्टिक्स जैसे हैं। अच्छा। जिम्नास्टिक्स, हाँ। सरगम से क्या होता है, सुरों की जगह पक्की होती है। मतलब कौन सा सुर कितना ऊंचा, कितना नीचा, इसका एकदम सटीक अंदाजा। और अलंकार, जो सुरों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो आवाज में लचीलापन लाते हैं, फुर्ती लाते हैं, एजिलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, एजिलिटी। और ये 3 लयों में अभ्यास क्यों? विलंबित, मध्य, द्रुत। इसका मकसद है कि गायक हर स्पीड के लिए तैयार हो। धीमी लय में सुर को ठहराने, साधने का मौका मिलता है। मध्य लय रोजमर्रा की गायकी के लिए, और तेज लय वो तानों के लिए, मुश्किल हरकतों के लिए आवाज को तैयार करती है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये आवाज को तराशने का तरीका है। समझ गए। मतलब ये सिर्फ गले की कसरत नहीं, बल्कि सुरों के बीच की जो दूरी है उसे सटीकता से नापने का अभ्यास भी है। हाँ, और इसे मैकेनिकली नहीं करना है। हर सुर को फील करते हुए, उसकी शुद्धता पर पूरा ध्यान देते हुए। यहीं से सुरों की समझ गहरी होती है। बहुत खूब। अच्छा, अब अगले 15 मिनट ये है मींद और हरकत के अभ्यास के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मींड यानी 2 सुरों को बिना तोड़े जैसे फिसलते हुए जोड़ना। सा से ग या रे से म पर जाना।
और हरकतें यानी छोटे छोटे तेज स्वर समूह, मुर्कियां, इनको पहले धीरे धीरे फिर तेज करने को कहा गया है। और साथ में ये भी कि कौशिकी जी की रिकॉर्डिंग सुनकर समझें कि वो राग में इनका इस्तेमाल कैसे करती हैं। देखिए, मींड तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। बिल्कुल। आत्मा। हाँ। ये गायकी में वो मुलायमियत लाती है, भाव भरती है, रस घोलती है। बिना मींड के गायकी रूखी लगेगी, सपाट। हाँ। इसका अभ्यास आवाज में लोच लाता है, कंटिन्यूटी लाता है। अच्छा। और हरकतें, मुर्कियां, ये गायकी को सजाती हैं, उसमें एक चमक लाती हैं। पर इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होता है। और ये जो श्रोता ने कहा ना कौशिकी जी की रिकॉर्डिंग सुनने को, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि सिर्फ तकनीक सीख लेना काफी नहीं है। उसे कब, कहाँ, कैसे, कितना इस्तेमाल करना है, यही तो कला है। उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर समझ आता है कि वो मींड या हरकत का इस्तेमाल राग के भाव को बढ़ाने के लिए कैसे करती हैं, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना मुश्किल गा सकता हूं। यहीं पे गमक का भी जिक्र आना चाहिए, जो मींड का ही एक वजनदार रूप है। कौशिकी जी उसका भी बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। तो ये सुनना, फिर सोचना, समझना और फिर अभ्यास करना, ये साइकिल जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी। सही बात है। अच्छा, अब आता है इस रूटीन का सबसे बड़ा हिस्सा, 30 मिनट। यह है बंदिश या राग प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्रोत कहता है कोई एक सरल बंदिश चुने, जैसे राग यमन या बिहाग में। पहले विलंबित ख्याल में आलाप जारी करें, फिर बंदिश गाएं और फिर उसी राग में तानों का अभ्यास। और यहाँ भी फिर से वही बात, कौशिकी जी की रिकॉर्डिंग सुनकर तुलना करें। बिल्कुल, ये वो स्टेज है जहां अब तक जो भी सीखा, खराज, अलंकार, मींड, हरकत, उन सब का इस्तेमाल होता है एक राग के डिसिप्लिन में। यमन या बिहाग जैसे राग शुरुआत के लिए अच्छे माने जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्लियर होता है और गायकी की बहुत गुंजाइश होती है। आलापचारी में राग को खोलते हैं, माहौल बनाते हैं। यहाँ मींड और ठहराव काम आता है। हाँ। बंदिश गाने से राग में बैठना और ताल के साथ चलना सीखते हैं। और फिर ताने गाने में वो जो अलंकारों से स्पीड और क्लैरिटी आई है, वो यहाँ काम आती है। और ये रिकॉर्डिंग से तुलना करने का क्या मतलब है यहाँ? क्या सिर्फ नकल करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नकल नहीं, तुलना का उद्देश्य है प्रेरणा लेना, सीखना। अच्छा। जब आप किसी बड़े कलाकार को सुनते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने नियमों के अंदर रहते हुए कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। आप सीखते हैं उनकी आवाज लगाने का तरीका, शब्दों का उच्चारण, हर सुर पर रुकने का अंदाज, मतलब फ्रेजिंग, और सबसे जरूरी भाव। आप देखते हैं कि उन्होंने आलाप कैसे बढ़ाया, ताने कैसे लीं, कहाँ वजन दिया, कहाँ हरकत ली। इससे अपनी गायकी को सुधारने की दिशा मिलती है। ये बताता है कि थ्योरी को आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में कैसे बदलते हैं। समझ गए। मतलब एक तरह से उनकी कलात्मक पसंद, आर्टिस्टिक चॉइसेस को समझना है। अच्छा, इसके बाद है 10 मिनट वॉइस कल्चर या स्वर संस्कार के लिए। वॉइस कल्चर। इसमें कुछ खास अभ्यास हैं। ओमकार का जाप, मतलब लंबे ओम को पेट से, डायाफ्राम से गाना। फिर हल्की बोलताने, जैसे ता, ना, धीरे ना, तेज गति में। और सांस रोककर अभ्यास करना, मतलब एक सांस में लंबे सूर्या फ्रेज गाना। हाँ, तो ये वॉइस कल्चर का मकसद है आपकी आवाज, जो आपका वाद्य यंत्र है, उसे और मजबूत बनाना और सक्षम बनाना। अच्छा। ओंकार का जाप जब डायाफ्राम से करते हैं तो आवाज में गहराई आती है, शक्ति आती है, टिकाव बढ़ता है। तेज गति में बोलताने गाने से क्या होता है, शब्दों का उच्चारण साफ होता है, आर्टिकुलेशन इंप्रूव होता है, जबान की फुर्ती बढ़ती है। ये द्रुत लय की गायकी और तानों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और सांस रोककर अभ्यास, इससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, सांस पर कंट्रोल आता है, ब्रेथ कंट्रोल। लंबे आलाप गाने हों या एक सांस में कई ताने लेनी हो, उसके लिए सांस का सदा होना तो अनिवार्य है ना। तो ये अभ्यास सीधे सीधे आवाज की क्वालिटी, स्टैमिना और कंट्रोल पर काम करते हैं। ये तो जैसे आवाज के इंजन को और पावरफुल बनाने जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है। और अब रूटीन के आखिरी 10 मिनट, ये हिस्सा है भक्ति या भाव वाला गायन। श्रोत कहता है कोई ठुमरी, भजन या दादरा चुने और उसमें भाव डालने की कोशिश करें। और खास तौर पर जिक्र है कि कौशिकी जी की गायकी में भाव पक्ष बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल, अंत भला तो सब भला, ये हिस्सा एक तरह से पूरे अभ्यास को समेटता है। देखिए, संगीत चाहे शास्त्रीय हो या कोई और, वो सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है। अगर उसमें भाव नहीं है, इमोशन नहीं है, तो वो सुनने वाले के दिल तक कैसे पहुंचेगा। सही बात है। ठुमरी, दादरा, भजन, ये विधाएं भाव प्रधान होती हैं। इनका अभ्यास गायक को सिखाता है कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को,
भावनाओं को सुरों के जरिए कैसे व्यक्त करना है। कौशिकी जी की गायकी की एक बहुत बड़ी खूबी यही है कि उनकी जो जबरदस्त तकनीकी तैयारी है वो कभी भी भाव पर हावी नहीं होती, बल्कि भाव को और उभारने का काम करती है। हाँ, ये तो है। इसलिए अभ्यास के अंत में इस पहलू पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि गायकी सिर्फ एक दिमागी कसरत ना रहे, एक रूहानी अनुभव बने। तो ये पूरा रूटीन, मतलब तैयारी से लेके भाव गायन तक, वाकई एक बहुत ही बैलेंस्ड और कंप्लीट प्रक्रिया लगती है। आवाज की तैयारी, फिर बुनियाद यानी खराज, फिर टेक्निकल स्किल्स, सरगम, अलंकार, मींड, हरकत, फिर उनका एप्लीकेशन राग बंदिश में, फिर आवाज की क्षमता बढ़ाना वॉइस कल्चर से, और आखिर में इमोशनल एक्सप्रेशन यानी भाव गायन। हर पहलू कवर किया गया है। मान्य हैं पर बहुत जरूरी लगते हैं। जैसे रोज अभ्यास करें, कम से कम 1.5-2 घंटे। नियमितता। आईने के सामने गाएं ताकि एक्सप्रेशंस भी देख सकें। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और सुने, और कौशिकी जी की रिकॉर्डिंग से तुलना करें। और सबसे जरूरी, हमेशा किसी अच्छे गुरु या टीचर से सीखते रहें। हाँ, ये सुझाव ये अनिवार्य हैं, आप कह सकते हैं। अनिवार्य। बिल्कुल, नियमितता के बिना तो संगीत साधना हो ही नहीं सकती। रोज का रियाज ही आपकी मसल्स को ट्रेन करता है, चीजों को पक्का करता है। आईने के सामने गाना, रिकॉर्डिंग सुनना, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। इनसे अपनी वो कमियां पता चलती हैं जो गाते वक्त शायद हम पकड़ नहीं पाते। हाँ, ये तो होता है। अपनी आवाज को ऑब्जेक्टिवली सुनना बहुत जरूरी है, और रिकॉर्डिंग से तुलना वो लक्ष्य को सामने रखती है। और गुरु का मार्गदर्शन, वो सबसे जरूरी क्यों कहा? गुरु का महत्व तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि। एक अच्छा गुरु न सिर्फ आपको सही तकनीक सिखाता है, बल्कि वो आपकी आवाज की जरूरत के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से अभ्यास में फेरबदल भी बताता है। अच्छा। वो आपको गलतियां करने से बचाता है। खासकर शुरू में गलत आदतें बहुत जल्दी पड़ती हैं। गुरु सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाते, वो संगीत की समझ, राग का भाव, गाने का सलीका सब सिखाते हैं। ये रूटीन आपको बता देगा कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है और आपकी जरूरत के हिसाब से उसे कैसे ढालना है, ये मार्गदर्शन तो गुरु ही दे सकते हैं। इंटरनेट, किताबें मदद कर सकती हैं, पर गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आज हमने कौशिकी चक्रवर्ती जैसी आवाज और गायकी पाने के लक्ष्य के साथ सुझाए गए एक पूरे रियाज रूटीन के हर हिस्से पर बात की। तैयारी, खराज साधना, सरगम अलंकार, मींड हरकत, राग अभ्यास, वॉइस कल्चर और भाव गायन, इन सब के महत्व को समझा। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये रूटीन एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आवाज में गहराई, स्थिरता, लचीलापन, तकनीकी बारीकी, सांस पर नियंत्रण, साफ उच्चारण और सबसे जरूरी भावनात्मक गहराई लाई जा सके। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक। और इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इसी स्रोत से जुड़ा है। कहिए। जब कोई साधक किसी एक कलाकार, जैसे यहाँ कौशिकी जी, को इतना फॉलो करता है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है, तुलना करता है, तो क्या इसमें सिर्फ एक नकलची बनने का खतरा नहीं रहता? अच्छा सवाल है। या फिर क्या ये मुमकिन है कि किसी महान कलाकार से प्रेरणा लेकर, उनकी शैली को समझकर, आखिर में आप अपनी खुद की मौलिक आवाज, अपनी पहचान बना पाएं, खासकर जब स्रोत गुरु पर भी इतना जोर दे रहा है? ये एक दिलचस्प दुविधा सी लगती है। प्रेरणा और नकल के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। शायद लक्ष्य हूबहू कॉपी करना नहीं, बल्कि उस उत्कृष्टता से सीखना है और उसे अपनी काबिलियत और समझ के साथ मिलाकर कुछ अपना बनाना है। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचना जरूरी है।